हेलो फ्रेंड्स, मैं विदुर काम्बोज आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपना यूट्यूब चैनल लेकर विदुर विजन। और सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं विदुर काम्बोज, योग्यता है MBA HR, MA इंग्लिश, MA एजुकेशन, B.Ed। और साथियों, जब से यूपी टेट लागू हुआ है, वो पहली परीक्षा थी जो हम लोगों ने दी थी और जिसके आधार पर मैं 72,825 की भर्ती में चयनित हूँ और अभी वर्तमान में इंचार्ज प्रधानाध्यापक पद पर मैं कार्यरत हूँ। और 2011 से लेकर आज तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, अगर गत वर्ष दो की बात करें तो वो परीक्षाएं मैंने नहीं दी, लेकिन उससे पूर्व की सभी परीक्षाएं मैंने दी हैं और जिसमें अपना ही स्कोर मैंने हर बार बीट किया है। जिसमें आप देख सकते हैं कि ये 2011 का प्रमाण पत्र है और ये 2011 का अपर प्राइमरी प्रमाण पत्र है। ये आपका कह सकते हो कि जून 2011 सी-टेट है और ये जून 2011 का ही दूसरा टेट है और ये आपका यूपी टेट 2013 है। ये अपर प्राइमरी 2013 का यूपी टेट है। ये 2013 में जो लैंग्वेज का हुआ था उसका है और ये 2015 का है और ये यूपी टेट 2016 का है। ये यूपी टेट 2017 का है और ये सी-टेट 2019 जुलाई का है और ये भी सी-टेट 2019 का है और फाइनली ये मेरा नियुक्ति पत्र है जिसके आधार पर मैं कार्य कर रहा हूँ। तो साथियों, ये सारे प्रमाण पत्र ये साबित करते हैं कि परिश्रम यदि निरंतरता के साथ बना रहे तो वो सफलता भी निरंतरता के साथ बनी रहती है। क्योंकि यदि आप पहले प्रयास में सफल हो गए और उसके पश्चात आपने किसी परीक्षा को बीट नहीं कर पाए तो समझा जाता है कि आपकी वो सफलता हो सकता है, तुक्का हो सकती है। लेकिन जब आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहते हो तो ये साबित करता है कि आपका अपने सब्जेक्ट पर कमांड भी है और आपको नॉलेज भी है। तो उन्हीं सारे अनुभवों को आपको लाभ देने के लिए अभी तक हम लोग फिजिकल मोड में निरंतर जुड़े हुए रहे, लेकिन अब डिजिटल मोड में आपके साथ जुड़ रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक देंगे। तो सबसे पहले साथियों, हम 2019 के प्रश्न पत्र की अगर बात करें तो उसमें जो इंग्लिश का पहला प्रश्न आया था उसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स इज ग्रामेटिकली करेक्ट। यानी ये प्रश्न था कि कौन सा इनमें से ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो ग्रामेटिकली करेक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोगों को देखना होता है कि ग्रामर के कौन से नियम के अनुसार वो चीज़ सही है या गलत है। तो ग्रामेटिकली करेक्ट में अगर हम सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले जो सेंटेंस इसमें था वो था ऑल दीज मैन और जेंटिल। ऑल दीज मैन और जेंटिल। दूसरा प्रश्न था ऑल दिस मैन और जेंटिल। ऑल दिस मैन और जेंटिल। तीसरा वाक्य था ऑल दीज मैन और जेंटिल। ऑल दीज मैन और जेंटिल। चौथा सेंटेंस था इसमें ऑल दीज मेंस आर जेंटिल। ऑल दीज मेंस आर जेंटिल। तो अब हम इसमें देखना था कि ग्रामेटिकली कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। अब इसमें अगर हम पहले सेंटेंस की बात करें तो पहले सेंटेंस में जो हमारा किसी भी वाक्य के दो भाग होते हैं, पहला सब्जेक्ट होता है और दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब इसमें ज़्यादा नियमों में हम ना जाते हुए गहराई से केवल हम टू द पॉइंट अभी बात करेंगे। तो इसमें हमें देखना होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट पोर्शन होता है उसमें जो हमारा कर्ता होता है वो यदि एक वचन में है तो हमारी जो वर्ब है वो भी एक वचन में होनी चाहिए। अब यहाँ आप देख रहे होंगे ऑल दीज मैन। सबसे पहला तो ऑल प्लूरल नंबर में है, बहुवचन में है। दीज भी प्लूरल में है, बहुवचन में है। लेकिन मैन जो है वो एक वचन में है, सिंगुलर नंबर में है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है।
क्योंकि यहाँ MEN मैन सिंगुलर नंबर है और हेल्पिंग वर्ब या यूँ कहिए कि इस वाक्य के अनुसार लिंकिंग वर्ब आपकी प्लूरल नंबर में है, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली यहाँ गलत हो जाता है। दूसरे सेंटेंस की यदि बात करें तो ऑल दिस मैन आर जेंटल, इसमें ऑल जो है वो प्लूरल नंबर में है, लेकिन दिस जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है वो सिंगुलर नंबर में है और मैन प्लूरल नंबर में है, तो यहाँ पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट पोर्शन है वो गलत हो गया है, क्योंकि हमेशा प्लूरल नंबर के डिटरमाइनर के साथ प्लूरल नंबर का ही नाउन लगता है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि डिटरमाइनर में ऑल प्लूरल हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस सिंगुलर हो गया, नाउन फिर प्लूरल हो गया, लेकिन हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हो गई। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिस के कारण सेंटेंस गलत हो गया। अब यदि हम बात करें तीसरे सेंटेंस की, तो ऑल दीज मैन आर जेंटल, ऑल प्लूरल हो गया, दीज प्लूरल हो गया, मैन MEN जो होता है वो एक वचन होता है, MEN बहुवचन होता है, वो प्लूरल हो गया, यानी कि ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल और ये भी प्लूरल, और जो हमारी लिंकिंग वर्ब है यानी क्रिया है वो भी प्लूरल है। तो ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है इसका कोई इसमें रोल नहीं होता। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा ग्रामेटिकली सेंटेंस है वो ये सही है। चौथे वाक्य की बात करें तो ऑल दीज मेंस आर डेंटल, तो आप देख रहे होगे ऑल प्लूरल हो गया, दीज भी प्लूरल हो गया, दिस का प्लूरल दीज होता है और मैन का जो प्लूरल होता है वो MEN होता है, न कि MAN। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ग्रामेटिकली गलत है, तो इस कारण ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही गलत है। यानी पूरे ऊपर के सेंटेंस में बात करें तो MEN के मैन के कारण ये सेंटेंस गलत हो गया, दूसरे वाक्य में बात करें तो दिस के कारण ये सेंटेंस गलत हो गया और तीसरा सही है, और चौथा सेंटेंस जो है वो MENS मेंस के कारण गलत हो गया। अब हम लोगों को किसी भी सेंटेंस को पढ़ते हुए कमी को इसलिए पहचानना जरूरी है कि कई बार देता है कि फाइंड आउट द एरर्स इन दिस सेंटेंस। तो यदि अगर हमको पता हो कि हमारे इस पार्ट में गलती है तो उसके साथ जो नंबरिंग है हम वही मार्क करेंगे और बताएंगे कि हाँ इस पार्ट में गलत है। तो इस तरीके से ये हमारा पहला प्रश्न था। अब अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें, देखिए इसमें 30 प्रश्न आते हैं और 30 प्रश्न का मतलब ये मान के चलिए कि पूरी की पूरी ग्रामर ट्रांसलेशन कवर हो जाती है 29 प्रश्नों में। जैसे कि दूसरा प्रश्न था कि फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, यानी इसमें प्रीपोजिशंस भरनी थी। प्रीपोजिशन आप समझ सकते हो संबंध सूचक शब्द। अभी ज्यादा विस्तार से चैप्टर वाइज नहीं अभी पढ़ाया जाएगा, केवल आपके जो पेपर्स हैं उनको सोल्व कराने की कोशिश करी जाएगी। जैसे सेंटेंस था ही केम टू मी ब्लैंक और मिडनाइट। अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए थे, पहला ऑप्शन था ऑन, दूसरा ऑप्शन था एट, तीसरा ऑप्शन था इन और चौथा ऑप्शन था अपॉन। अब इसमें यदि हम ऑन की बात करें, वाक्य जो है ही केम टू मी, वह मेरे पास आया मिडनाइट अर्धरात्रि को। अब इसमें ऑन से अगर बात करें तो ऑन जो प्रीपोजिशन होता है वह तब प्रयोग होता है जब एक वस्तु दूसरी को स्पर्श कर रही हो, और स्पर्श करने में भी ये ध्यान रखना है कि दोनों ही स्थिर अवस्था में है। दोनों ही वस्तु कैसी होनी चाहिए? स्थिर अवस्था में। तो तब आप ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अब इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो ये हो सकता है द बुक इज पुट ऑन द टेबल। छोटी छोटी बातें अगर आप उनको याद रखेंगे तो मैं समझता हूं कि आप प्रीपोजिशन में कोई गलती नहीं करेंगे। तो आप देख रहे हैं ऑन द बुक इज पुट ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर रखी है। तो पर यानी पुस्तक भी स्थिर है और मेज भी स्थिर है, दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रही है, तो ऑन का प्रयोग होगा। अगर एट की बात करें तो एट जो होता है वह एक तो निश्चित समय के लिए लगता है, जैसे किसी वाक्य में है जो अर्धरात्रि का समय है वो निश्चित है, फिक्स टाइम है। निश्चित और फिक्स की जो सेंस होती है वो एट के लिए लगती है।
और दूसरा, यदि आप बात करें तो जो निर्धारित स्थल होता है, निर्धारित स्थल से आप समझ सकते हैं कि जिसका कैंपस निर्धारित हो, जैसे कि आप स्टेशन कह सकते हैं, वो एक निर्धारित परिसर में ही होता है, उससे बाहर नहीं होता। छोटी सी कॉलोनी कह सकते हैं। सेंटेंस की बात करें तो कह सकते हैं ही इज एट द स्टेशन, वह स्टेशन पर है। तो ये आप इसमें एट का प्रयोग करेंगे। तो अभी इस वाक्य की दृष्टि से भी आपका एट ही सही है। इन की बात करें तो इन जो लगता है इसका अर्थ आप सब जानते हैं कि में होता है, लेकिन कब लगाना है? जब कोई स्थिर अवस्था में का प्रयोग हो रहा हो। स्थिर अवस्था में का प्रयोग हो। कैसे? वह कमरे में है, तो ही इज इन द रूम। ही इज इन द रूम, वह कमरे में है। तो यहाँ देखिए इन जो है वो स्थिर अवस्था के भाव में है। अगर इनटू आ जाए तो इनटू गतिशील के भाव में लगेगा। इनटू कहाँ लगेगा? गतिशील में। यानी आप में की सेंस को कह सकते हो, लेकिन स्थिर ना होकर गतिशील। जैसे वह कमरे में गया, तो ही वेंट इनटू द रूम। ही वेंट इनटू द रूम। तो आप देखेंगे कि में गया तो सीधा सा इसका सेंस हो गया कि वो गति करके गया, तो ही वेंट इनटू द रूम, तो वहां इनटू का प्रयोग करेंगे। अब यदि अपॉन की बात करें तो अपॉन लगता है पर के भाव में ही, लेकिन कब लगता है? जब एक वस्तु स्थिर हो और दूसरी गतिशील हो, यानी स्थिर और गतिशील दोनों का कॉम्बिनेशन हो। जो ऑन लगाया था वो दोनों स्थिर अवस्था के लिए लगाया था, लेकिन अपॉन जो लगेगा वो एक स्थिर और दूसरी गतिशील। जैसे द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। अपॉन द टेबल। अब यहां आप देख रहे होंगे कि बिल्ली मेज पर कूदी। तो बिल्ली जो थी वो गतिशील अवस्था में थी, मेज स्थिर अवस्था में थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की सतह को स्पर्श किया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ अपॉन का प्रयोग होगा। देखिए वैसे तो प्रीपोजिशन का पूरा चैप्टर अभ्यास का होता है, लेकिन फिर भी प्रत्येक प्रीपोजिशन के कुछ रूल होते हैं। अगर आप उनको याद रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप 80 to 90% प्रीपोजिशन वाला क्वेश्चन सही ही करेंगे। लेकिन फिर भी अधिकांश प्रीपोजिशन को हम बताने का प्रयास करेंगे। अब यदि हम तीसरे प्रश्न पर चलें तो देखिए अभी समय इतना है कि आप आराम से 10 सेट जितने भी आए हैं अभी तक परीक्षा में उन सबको सोल्व कर सकते हैं, और साथ में उनसे संबंधित सारी जानकारी को रिवाइज भी कर सकते हैं। अब इसमें तीसरा प्रश्न था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव क्लॉज। यानी कि एडजेक्टिव क्लॉज किसमें नहीं है? एडजेक्टिव क्लॉज किसमें नहीं है, यानी नो। पहली बात तो समझिए कि क्लोज कहते हैं किसको है? उपवाक्य को कहते हैं। एक पूरा वाक्य और उसके अंदर जो छोटे छोटे दो वाक्य होंगे वो क्लोज कहलाएंगे, उपवाक्य कहलाएंगे। अब नाउन क्लोज जो होती है वो किसी भी नाउन के बारे में बताती है। एडजेक्टिव क्लोज जो होती है वो किसी भी विशेषण के बारे में बताएगी, यानी विशेषता बताएगी उसको। आप समझ सकते हैं कि एडजेक्टिव जो बनता है वो एडजेक्टिव जो हमारा पार्ट्स ऑफ द स्पीच होता है उससे बनता है। तो विशेषण उपवाक्य अर्थात जब उसमें किसी नाउन के या प्रोनाउन की बात हुई हो और उसकी विशेषता बताई जा रही हो तो वो एडजेक्टिव क्लॉज होगी। एक होती है एडवर्ब क्लॉज, वो क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है, उसका भी प्रयोग हम करते हैं। तो पहले अगर इसी प्रश्न की हम बात करें तो जैसे पहला ऑप्शन दिया गया था, आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड। आई मेट हिम वेयर he lived। दूसरा सेंटेंस था, I love the man who is truthful। I love the man who is truthful। तीसरा सेंटेंस था, the man who is truthful, the man
ऑल, इज लव्ड बाय ऑल। तीसरा सेंटेंस था, सॉरी फोर्थ, आई मेट हिम इन प्रयागराज, आई मेट हिम इन प्रयागराज I met him in Prayagraj, which is a holy city. Which is a holy city. अब इसमें हमें ये बताना है कि किस वाक्य में एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। तो मैंने पहले ही बताया था कि एडजेक्टिव क्लॉज होती है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला उपवाक्य होता है, वो एडजेक्टिव क्लॉज होती है। अब यदि हम पहले वाक्य की बात करें, आई मेट हिम, मैं उससे मिला, वेयर ही लिव्ड, जहां वह रहता था। तो आप इस वाक्य को देख रहे हैं कि वेयर ही लिव्ड, जहां वह रहता था। सबसे पहला तो ये ध्यान रखिए कि जो हमारी एडजेक्टिव क्लॉज होती है उसका रूल ये होता है कि वो जिसकी विशेषता बता रहा है उससे पहले वो नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि वेयर ही लिव्ड, जहां वह रहता था, तो ये किसकी विशेषता है? नहीं, स्थान की विशेषता है। लेकिन इसमें जो इससे पहले दिया हुआ है हिम, ये स्थान तो नहीं है, ये तो हिम है, तो इसलिए ये हिम की विशेषता तो नहीं बता रहा है, ये तो स्थान की बता रहा है। तो सीधा सा मतलब हुआ कि जो पहला ही वाक्य है वो एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। फिर अगर हम दूसरे वाक्य की बात करें, अब इस एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है तो ये इस दृष्टि से तो हमारा सही हो गया सेंटेंस। अब अगर हम बात करें दूसरे वाक्य की, आई लव द मैन हु इज ट्रूथफुल, कि मैं आदमी से प्रेम करता हूं जो सच्चा होता है। हु इज ट्रूथफुल से मतलब हुआ जो सच्चा होता है। अब आप देख रहे हो हु, तो ये हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है, ये हु जो, अब जो कौन? द मैन, वो आदमी। तो जब हम जिस वाक्य की बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव क्लॉज जो कह रहा है कि जो सच्चा होता है, कौन सच्चा होता है? आदमी जिससे मैं प्यार करता हूं। तो द मैन अगर हमारा नाउन है तो उससे रिलेटेड ही हमारी एडजेक्टिव क्लॉज है। तो ये वाला जो हमारा वाक्य है ये बिल्कुल एडजेक्टिव क्लॉज की दृष्टि से सही है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन में पूछा जा रहा है उसकी दृष्टि से ये गलत है। अब दूसरा वाक्य की बात करें, द मैन हु इज ट्रूथफुल इज लव्ड बाय ऑल, आदमी जो सच्चा होता है उसे सब प्रेम करते हैं। ये वाक्य पैसिव वॉइस में बना दिया। तो इसमें भी देख रहे हैं कि हु जो आदमी सच्चा होता है, यानी हु इज ट्रूथफुल जो है वो एडजेक्टिव क्लॉज है और जिसकी विशेषता बता रहा है उससे पहले है। तो ये भी सारा का सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। अब आई मेट हिम इन प्रयागराज विच इज ए होली सिटी, मैं उससे प्रयागराज में मिला जो एक पवित्र शहर है। अब आप देख रहे हैं कि विच का जो प्रयोग हो रहा है उससे पहले उस स्थान की भी बात हो रही है जिसके बारे में वो वाक्य है, यानी हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो सही है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे इस वाले वाक्य में वेयर का जो प्रयोग हुआ था उससे पहले स्थान नहीं था बल्कि हिम था, तो उसी दृष्टि से एडजेक्टिव क्लॉज इस वाक्य में नहीं थी। तो इस ये हमारा विकल्प इसमें सही था। आपको वैसे भी ग्रामेटिकली पता होना चाहिए कि फाइंड आउट द एरर्स यदि आए तो ध्यान रखना है कि जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा उससे पहले उसका होना जरूरी है ताकि वो एडजेक्टिव क्लॉज का रूप बताया जा सके। तो ये तीनों वाक्य ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है और ये एडजेक्टिव क्लॉज इसमें नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन होगा। अब चलिए अगले वाक्य पर चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस था इसमें, ही इज जूनियर और खाली स्थान मी, और इसमें करना क्या था? फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। ये फिर दूसरा सेंटेंस, दूसरा क्वेश्चन प्रीपोजिशन का आया। तो देखिए उसमें मैंने आपको नियम बताया था पहले वाले वाक्य में, प्रीपोजिशन के जो 4 विकल्प आए थे, चारों को कहाँ प्रयोग करते हैं। अब जैसे ये है ही इज जूनियर, ही इज जूनियर और खाली स्थान मी। ऑप्शन था विद, फ्रॉम, विद, फ्रॉम, तीसरा देन और चौथा टू। अब यदि हम एक एक प्रीपोजिशन की बात करें तो एक तो विद याद रखना है आपको
कि किसी भी यंत्र या औजार का जब प्रयोग करेंगे तो उससे पहले आप विद का प्रयोग करेंगे। एक तो ये नियम है। सदियों के साथ साथ के जब भाव में यूज करेंगे तो भी आप विद का प्रयोग करेंगे। और कहाँ यंत्र औजार के साथ में सजीव होगा तो उसके साथ में। और अगले अगर फ्रॉम की बात करें तो से के भाव में जब यूज होता है, यानी जब भी हम किसी स्थान से अलग हों तब आप फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो सफरिंग फ्रॉम फीवर जैसा आप लगाते हैं तो वहां भी आप इसका प्रयोग करेंगे, बीमारी से पीड़ित। देन का जब प्रयोग करेंगे तो एक तो कंपैरेटिव डिग्री में करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री समझ सकते हैं आप, जहां ER का प्रयोग हो। ये एक सबसे बड़ी पहचान होती है जिसके एडजेक्टिव के अंत में ER जुड़ा हो, तो वहां आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ में भी देन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में प्रयोग करेंगे। अब बात आई टू की, तो टू ये तो स्थान से पहले आता है जब हम कहीं जा रहे हैं, ही गोज टू स्कूल। और अगर इसी वाक्य की हम बात करें तो वैसे तो ये ही जूनियर मी, वह मुझसे छोटा है या वह मुझसे जो सेवा में है वो जूनियर है। तो वहां आप जब भी देखेंगे कि जब भी किसी वाक्य शब्द में एडजेक्टिव में IOR का प्रयोग होगा तो उसके बाद भी आप टू का ही प्रयोग करेंगे। टू का जो प्रयोग है वो IOR से समाप्त होने वाले जो एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव समझ सकते हैं, विशेषता बताने वाले शब्द, उनके बाद भी आप टू का ही प्रयोग करेंगे IOR से समाप्त होने वाले शब्द के अंत में। क्योंकि अगर हम देखें तो ये वैसे भी कंपैरेटिव डिग्री बताने वाला शब्द है, लेकिन याद रखना है कि IOR जहां भी आएगा वहां ग्रामेटिकली अगर करेक्ट करने की बात आए वहां पूछ भी सकता है देन लगा करके कि इसके स्थान पर क्या आएगा। तो आपको याद रखना है कि IOR जहां भी होगा तो उसके अंत में आपको टू का प्रयोग करना है। तो इसमें हमारा यही ऑप्शन सही है। और ध्यान रखना कि हम लोग ओल्डर, एल्डर इनका भी प्रयोग करते हैं। तो जैसे छोटे की मैंने सेंस में बताया, ये तो आपका कहीं भी आदमी कोई सर्विस करता है तो उस सेंस में छोटा और बड़ा के लिए जूनियर सीनियर लगाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें उम्र में कोई बड़ा या छोटा हो, तो यदि कोई परिवार का सदस्य है तब तो आप बड़े के लिए लगाएंगे एल्डर, परिवार के सदस्य के लिए। और यदि परिवार से बाहर का है तो वहां बड़े के लिए लगाएंगे आप ओल्डर। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, परिवार से बाहर के व्यक्ति के लिए। और ये केवल उम्र में बड़े होने के लिए लगाया जाता है, उम्र में बड़ा होना। और जो जूनियर या सीनियर शब्द होता है वो होता है अनुभव से। सीनियरिटी जो जूनियरिटी चलती है वो हमेशा अनुभव से चलती है। कोई कहीं किसी संस्थान में पहले आ गया तो वो सीनियर हो गया, जब कोई कहीं कॉलेज में पढ़ता है वो सीनियर हो गया, उसके बाद के जो स्टूडेंट्स आएंगे वो उसके जूनियर हो जाएंगे। लेकिन अगर उम्र की बात करें तो एल्डर परिवार के सदस्यों में जो बड़ा होगा, जैसे कह सकते हैं ही इज एल्डर मी, वह मुझसे बड़ा है। और ओल्डर जो परिवार से बाहर का होगा उसके लिए आप प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए ये पॉइंट इस तरीके से बताए जा रहे हैं आपको कि आप बिल्कुल इजीली इनको याद रख सकते हैं, क्योंकि पूरा इस चैप्टर को पढ़ाना फिर उसको समझना वो सब तब होता है जब समय भी हो आपके पास। अब परीक्षा एकदम से नजदीक है। अब इसमें नेक्स्ट सेंटेंस था आइदर ही इज मैड फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट कंजक्शन। अब ये कंजक्शन का प्रश्न था, इसमें कंजक्शन समझ सकते हैं, संयोजक जोड़ने वाला। तो कंजक्शन बनना था आइदर ही इज मैड, आइदर ही इज मैड, खाली स्थान ही फेंस मैडनेस, FEIG
मैडनेस, ये सेंटेंस था इसमें। अब इसमें हमें विकल्प दिए गए थे नोर, दूसरा था शो, तीसरा था एंड, और चौथा था और। अब इसमें पहला जो सेट था हमारा कंजक्शन नोर, तो नोर का प्रयोग हमेशा एक तो नाइदर के कॉम्बिनेशन में चलता है। अगर किसी सेंटेंस में शुरू में नाइदर आ गया तो आपको बस बीच में यही ध्यान रखना है कि उसके साथ में नोर लगाना है। सो का हमेशा इसलिए के अर्थ में यूज होता है, यानी आपको लग रहा है कि वाक्य का परिणाम आ रहा है। और ये याद रखना है कि ये हमारा जो कंजक्शन होता है सो, ये हमेशा हमारा कंपाउंड सेंटेंस का कंजक्शन होता है। कंपाउंड सेंटेंस, अगर पूछ लिया जाए किसी सेंटेंस में सो कंजक्शन दे रखा है और उसमें पूछ लिया जाए कि ये विच टाइप दिस सेंटेंस सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, तो आप वहाँ सीधा सा समझ जाइए कि सो जो हमारा कंजक्शन है वो कंपाउंड सेंटेंस का है और इसमें आप मान लेंगे कि कंपाउंड है। एंड का प्रयोग आप समझ सकते हैं कि और का भाव होता है, और एंड भी जो हमारा कंजक्शन है वो कंपाउंड सेंटेंस का ही है, क्योंकि हम जब सेंटेंस पहचानते हैं सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड में, वो हम केवल कंजक्शन से उसको पहचान सकते हैं। तो एंड अगर कहीं और के भाव में कोई बात कही जा रही हो, जैसे राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल, लेकिन ये ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड तभी हो सकते हैं जब उस वाक्य में दो क्लोज हों। आप कहेंगे राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल, तो ये किस तरह का सेंटेंस है? अब आप कहेंगे कि जी आपने तो बताया था कि एंड है तो इसलिए वो कंपाउंड हो गया। नहीं, वो केवल नाउन को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग हो रहा है, और हम बात कर रहे हैं क्लोज को जोड़ने के लिए। यानी जब दो वाक्य हों और उन दोनों को किसी कंजक्शन से जोड़ा जाएगा, तब वहां आपको उस कंजक्शन को पहचानते हुए कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड का अंतर बताना है। और यदि उसमें केवल एक ही काम हो रहा है, एक ही वाक्य है, तो वो सीधे सीधे सिंपल सेंटेंस होगा। और आप समझ सकते हैं कि इसका अर्थ या होता है, और इसका जो प्रयोग होता है सबसे पहले तो आप आइदर के कॉम्बिनेशन में याद रखेंगे कि जहां आप आइदर का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ में और का प्रयोग बीच में अवश्य आएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है और इन प्रीपोजिशंस को। और ये अगर हम इनको ऑप्टेटिव कंजक्शन भी बोलते हैं, और ये भी हमारे दोनों कंजक्शन कंपाउंड के अंतर्गत ही आते हैं। ये भी कंपाउंड में आता है और ये भी हमारा कंपाउंड का ही कंजक्शन है, ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपने इस कंजक्शन में दो बात मुख्य रूप से देखी कि किस कंजक्शन का प्रयोग कहाँ करते हैं और कौन सा कंजक्शन किस सेंटेंस को बताएगा, कॉम्प्लेक्स को या कंपाउंड को। तो ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस था जो हमारा पेपर में आया था। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो भी हमारे इसमें प्रश्न आए हैं उसके विकल्प के साथ साथ हम उससे जुड़ी हुई वो सारी बात देखेंगे। अब इसमें नेक्स्ट सेंटेंस जो था वो था विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, यानी आपको पहचानना था इसमें कि पैसिव वॉइस कौन सा सेंटेंस है। देखिए दो तरह के वॉइस होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। इसमें पहला था सम बॉयज वर हेल्पिंग द वॉन्टेड मैन, सम बॉयज वर हेल्पिंग द वॉन्टेड मैन। अब ध्यान रखना कि अगर MAN होगा तो एक वचन होगा और MEN होगा तो बहुवचन होगा। दूसरा सेंटेंस था द टीचर स्कोल्डेड हिम फॉर बीइंग लेट, द टीचर scolded him for being late। तीसरा सेंटेंस था इसमें someone may steal the bicycle,
समवन मे स्टील द बाइसिकल। चौथा सेंटेंस था इसमें, माई वॉच वॉज लॉस्ट। माई वॉच वॉज लॉस्ट। अब इसमें हमें बताना था कि इसमें कौन सा वाक्य पैसिव वॉइस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस है यानी सीधा सा मतलब है यस। कौन सा वाक्य इसमें पैसिव वॉइस है? तो सबसे पहली पहचान तो आप याद रखिए कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को पहचानने के लिए आपको दो चीज याद रखनी है। एक तो प्रत्येक टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव वॉइस में। और बाई का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये चीज अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये चीज टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आपको पहचाननी है और साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मेन पहचान है इसमें। अब जैसे ये है सब्जेक्ट, सम बॉयज वर्क हेल्पिंग द वांटेड मैन, तो आप देख रहे होंगे कि हेल्पिंग वर्ब है वर्क और आईएनजी फॉर्म लग रही है। तो इससे पता लग गया कि आईएनजी फॉर्म एक्टिव वॉइस में लगती है, पैसिव वॉइस में कभी आईएनजी फॉर्म नहीं लगती, तो ये पैसिव वॉइस में नहीं होगा। दूसरा वाक्य था द टीचर स्कोल्डेड हिम फॉर बीइंग लेट। आप देख रहे हैं कि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो पैसिव वॉइस कभी भी टेंस में अगर होगा तो ऐसा नहीं होगा कि उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो। पहले ही बता दिया कि टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब अनिवार्य है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये वाक्य भी पैसिव वॉइस में नहीं होगा। तीसरा वाक्य है समवन मे स्टील द बाइसिकल। अब इसका आप देख रहे हो कि मे और स्टील ये टेंस के दृष्टि से तो सेंटेंस नहीं पहचाना जा सकता, लेकिन मॉडर्न ऑक्सिलरीज वर्ब जो दे रखी है मे यानी सकता है, कोई साइकिल चुरा सकता है। तो जब काम को करने वाला और काम जो हो उसके साथ सीधा संबंध हो, एक तो याद रखना है कि बी का प्रयोग होगा पैसिव वॉइस में जब भी कोई मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब होगी। यहाँ टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जब भी मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब का यूज होगा तो उसके साथ में बी का प्रयोग होगा, और अगर बी का प्रयोग नहीं है तो वो वाक्य एक्टिव वॉइस में होगा। तो ये वाक्य भी हमारा पैसिव वॉइस में नहीं है। अब बात लास्ट सेंटेंस की, माई वॉच वॉज लॉस्ट, मेरी घड़ी खो गई है। अब यहाँ देख रहे हैं आप वाज और लॉस्ट, तो ये मेन वर्ब की सेकंड है, लॉस्ट की थर्ड फॉर्म। और ये यहाँ अगर लॉस्ट होता सीधा, जैसे द पेन वाज लॉस्ट, पेन खो गया, तो कहाँ खो गया, किसने खोया, उसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं, बल्कि सीधा ऑब्जेक्ट की बात हो रही है कि मेरी घड़ी खो गई है। तो वाज जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और लॉस्ट की थर्ड फॉर्म लॉस्ट है। तो यही हमारा वाक्य इसमें पैसिव वॉइस में है और यही हमारा विकल्प सही होगा। अब अगर हम बात करें कि हमें टेंस के अनुसार पहचानना कैसे है, तो मैं एक बार पैसिव वॉइस को शॉर्ट में लिखकर भी बता दूंगा आपको कि इसमें एक्टिव वॉइस में ये उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, पैसिव वॉइस में उसकी ये हेल्पिंग वर्ब होती है। तो बस केवल आपको वो याद रखनी है। देखिए सीधा सा याद रखिए कि हमारे जो 3 टेंस होते हैं, एक टेंस के हमारे 4 भाग होते हैं, तो कुल 12 हमारे टेंस हो गए। तो उसमें हमें 12 टेंस की तो एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है। और अगर बात पैसिव वॉइस की करें तो प्रत्येक टेंस का जो फोर्थ है यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। और जो फ्यूचर का दूसरे नंबर का है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, उसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनती। यानी सीधा सा मतलब हुआ कि 3 टेंस के चौथे वाले भाग 3 निकाल दीजिए, एक आपने फ्यूचर का दूसरे नंबर का निकाल दिया, तो 12 में से 4 आपने कम कर दिए तो कुल बच गए 8। तो पैसिव वॉइस में केवल 8 ही टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है। अगर 4 की आती है तो वो पैसिव वॉइस में नहीं बदलता, तो उसको मैं आपको अलग से नोट करा दूंगा, क्योंकि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का भी एक वाक्य निश्चित रूप से परीक्षा में आता है। बस आपको वो केवल 12 लाइन में आपको एक्टिव वॉइस याद रखनी है और 8 लाइन में आपको पैसिव वॉइस याद रखनी है, और वो बहुत आसानी से याद भी हो जाएंगी।
चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, विषय कोई भी हो, जितना अधिक उसमें अभ्यास किया जाए तो उतनी ज़्यादा उसमें निपुणता आती चली जाती है। और कोई भी विषय अपने आप में कठिन नहीं होता, बल्कि उसको अगर आप सही प्रॉपर तरीके से समझते हैं तो वो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। अब इसमें नेक्स्ट प्रश्न था, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑल्टरनेटिव इज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। यानी आपने एक सेंटेंस दे दिया डू इट, और इसको जो बनाना था वो पैसिव वॉइस में बनाना था। तो अभी मैंने बताया था कि टेंस में यदि कोई वाक्य होगा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है आपको, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन जो वाक्य टेंस में ना होकर के इंपेरेटिव होगा, आदेशात्मक होगा, सबसे पहले उसको पहचानना आना चाहिए। जब भी कोई वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो वो वाक्य हमारा इंपेरेटिव होता है, इंपेरेटिव। और उसकी जब भी पैसिव वॉइस बनाए, देखिए इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है एक्टिव वॉइस का, इंपेरेटिव की अगर हम बात करें तो वो जनरली ये होता है, सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये इस फॉर्म में होता है जो इंपेरेटिव वाक्य एक्टिव में होता है। अब जब आप उसको पैसिव में बदलें तो बस छोटा सा काम ये करना है, देखिए जो चीज समझने की है वो आप समझ कर ही कर सकते हैं। आप कहेंगे डू इट को रट करके आप बता देंगे कि इसका ये होगा, तो हो सकता है वो दूसरा चेंज हो जाए। लेकिन जब आपको रूल पता होगा, छोटा सा रूल है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं है, जब आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट यदि आ जाता है तो उसको आप पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आप लेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको आप सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर के यहाँ ले आए, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। अब जैसे यही वाक्य था डू इट, तो क्या हो जाएगा लेट इट, और इसमें जो ऑब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग अवश्य करेंगे आप, लेट इट बी डन। तो ये वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी इस तरह का वाक्य आएगा जिसमें आप देख रहे होंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा, तो उसमें लेट जो आपका ऑब्जेक्ट है, यदि उसका सब्जेक्ट हो सकता है तो सब्जेक्ट कर दीजिए। अब जैसे इट है तो इट का जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट है वो दोनों ही एक ही होते हैं, तो यहाँ इट ही हमने लिखा है। तो ये सीधा सा आप ऑब्जेक्ट को यहाँ लेकर के आए तो उसको आप सब्जेक्ट भी बदल दें, ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे इसमें। तो इस तरीके से आपका ये वाला भी सेंटेंस हो गया। अगर हम इसके विकल्प की बात करें तो इट विल बी डन, या कुछ भी हो सकता है, तो हमने खाली इसके डायरेक्ट ऑप्शन पे ना जाकर के सीधा इसका आंसर ही बताया, जैसे कि इट विल बी डन, ये भी इसका ऑप्शन दिया था इन्होंने पहले नंबर पे, इट विल बी डन। अब ये किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं हो सकता, क्योंकि ठीक है विल बी फ्यूचर इंडेफिनिट में होता, लेकिन ये तो है ही नहीं फ्यूचर इंडेफिनिट में। दूसरा वाक्य था इट इज डन, इट इज डन, तो आप समझ सकते हैं कि जब वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ही नहीं, तो ये हो नहीं सकता। फिर उसके बाद दूसरा इट बी डन, इट बी डन, तो इट बी डन बी तो जरूर लगाया लेकिन लेट का प्रयोग नहीं किया, तो ये भी सेंटेंस गलत है। और जो हमारा करेक्ट था वो चौथा ऑप्शन ही सही था, लेट इट बी डन। तो ये हमारा यही विकल्प इसमें सही था, डी ऑप्शन। तो इस तरीके से हमने ये इसमें 7 प्रश्न के अंतर्गत 7 चैप्टर की कोशिश की है अटेम्प्ट करने की। अब वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए इसलिए मैं अब इन प्रश्नों को रोकता हूँ, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपका जो भी इसमें शेष प्रश्न रहे हैं उनको हल कराऊंगा। और आशा करता हूँ कि आपको समझ भी आई होंगी सारी चीज़ें। और निरंतर जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स दीजिए, और निरंतर परिश्रम करते रहिए, क्योंकि सफलता किसी एक दिन का परिणाम नहीं होता, उसके लिए न जाने कितने दिनों की
मेहनत और कितने रातों की नींद को खोना पड़ता है। तो आशा करता हूँ कि आप सफलता की ओर निरंतर अग्रसर होते रहेंगे। धन्यवाद।